विधवा की शादी। सिर्फ 30 साल की थी नीलम जब एक कार हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उसकी गोद में था उसका 4 साल का बेटा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। नीलम को सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन पति की मौत क्या हुई, नीलम की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मेरे बेटे को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तूने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ है। तुझे अपने पति के जाने का जरा भी गम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ रोकर तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तो क्या करेगी? पार्टियां मनाएगी? अरे एक तो मेरा बेटा मर गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी, मेरा भी पति गया है और इस बात से मुझे कितना फर्क पड़ता है मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं रोती हूँ तो मेरा 4 साल का बेटा बहुत रोता है, अपने पापा को याद करता रहता है। उसे दिखाने के लिए ही सही मेरा ठीक से रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? यहाँ घर में रह रहकर मेरा दम घुटता है। पूरा दिन मुझे अपने पति की याद आती है। कुछ देर के लिए ही सही घर से बाहर जाऊंगी तो शायद कुछ अच्छा लगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादा चटक मटक रंगों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया हमारे बारे में बातें करेंगी। अपनी सास की बात मानकर नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस में नीलम की एक सहेली बनती है दिव्या। नीलम, तुम हमेशा ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आती हो? दिखने में इतनी सुंदर हो, जॉब करती हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, 1 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि मुझे सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनने चाहिए, वरना लोग मुझे गलत समझेंगे। लोगों के हिसाब से तो अपनी जिंदगी जीना ही गलत है, लेकिन तुम कब तक ऐसे रहोगी? जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा भी बहुत मन करता है कि तुम लोगों की तरह रंगीन कपड़े पहनूं, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर रहूं, लेकिन फिर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं। देखो, तुम जॉब करती हो, तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगले दिन नीलम जाने के लिए तैयार होती है और रंगीन कपड़े पहन लेती है। ये देखकर नीलम की सास को गुस्सा आ जाता है। देखो बहू, तुम्हें समझाया था ना, अब तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मम्मी जी, अगर मेरे पति की मौत हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? और सफेद कपड़े पहनने से आखिर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं पहन सकती मैं रंगीन कपड़े? क्योंकि सफेद रंग विधवाओं के लिए बना है, तुम्हें रंगीन कपड़े पहनने का अब कोई हक नहीं है। तभी वहाँ पर नीलम की सहेली दिव्या आ जाती है। वो नीलम की सास की सारी बातें सुन लेती है। आंटी जी, विधवा होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे और रंगीन कपड़े पहन लेने से क्या हो जाएगा। एक विधवा लड़की बाकी के सारे काम तो करती है ना, खाना खाती है, घर के काम करती है, फिर रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? वो इसलिए ताकि विधवा होने के बाद किसी दूसरे आदमी की नजर में ना आए। अरे रंगीन कपड़े पहनेगी तो सुंदर लगेगी, फिर कल को आकर कहेगी मुझे दूसरी शादी करनी है, तब हम क्या करेंगे? हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? एक विधवा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है, नीलम को भी है। चलो नीलम, तुम यही कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। नीलम रंगीन कपड़े पहनकर अपनी सहेली दिव्या के साथ ऑफिस चली जाती है। कुछ इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अब पति के जाने के बाद नीलम बहुत उदास रहने लगी थी। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? देखो, नए दोस्त बनाने चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। तुमने देखा ना, कितनी मुश्किल से सफ़ेद रंग के कपड़ों से मुक्ति मिली है, और अब रंगीन कपड़े पहनूंगी, दोस्त बनाऊंगी तो समाज मुझे वैसे ही जीने नहीं देगा। इस मामले में तुम्हें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए नीलम। लोगों का काम क्या है, बातें बनाना ही तो है। कुछ दिनों के बाद नीलम के ऑफिस में एक लड़का आता है। उसका नाम अमर था। वो धीरे धीरे नीलम को पसंद करने लगता है और एक दिन वो नीलम से कहता है, नीलम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
लेकिन अमर, मैं एक विधवा हूँ और मेरा 4 साल का एक बच्चा भी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम एक अच्छी इंसान लगी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली से इस बात की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूँगी। कुछ दिनों के बाद अमर नीलम के घर पहुंचता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अमर हूँ। मैं आपकी बहू नीलम से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से पता था। पहले तूने विधवा वाला सफेद रंग छोड़कर ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू किए और अब तेरा चक्कर भी चल रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कौन है ये लड़का? और यहाँ हमारे घर तेरे साथ शादी करने की बात करने क्यों आया है? आप नीलम को गलत समझ रही हैं। मैं नीलम को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। चले जाओ हमारे घर से। हमारे यहाँ पर विधवा बहुओं की शादियाँ नहीं करवाई जाती। समझ में आई बात? अमर वहां से चला जाता है और नीलम की सास उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी होती है। वहां पर सारी औरतें तैयार होकर आती हैं। नीलम की सास भी उसे वहां पर चलने के लिए कहती है। नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ वहां पर जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी सास ने कहा था। पर सारी औरतें काफी सुंदर तैयार होकर आई थी। देखो तो मेरी साड़ी का कलर कितना सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? और ये देखो मेरे कंगन, पिछले महीने ही दिलवाए थे मेरे पति ने। कितना अच्छा डिजाइन है ना। अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, रंग तो बहुत सुंदर आया है। लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। और नहीं तो क्या। और वैसे भी ना, मुझे मेहंदी का ये लाल रंग बहुत पसंद है। अरे जरा उधर तो देखो, ये नीलम वहाँ पर क्या कर रही है? हम सबके बीच में विधवा का क्या काम? अरे इसका यहाँ होना तो मनहूसियत है। इसकी सास को इतना भी नहीं पता कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई है, दूर से पता चल रहा है कि उसका पति मर गया। नीलम की सास ये सारी बातें सुन लेती है और फिर अपनी बहू के उदास चेहरे की तरफ देखती है। नीलम की सास को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। घर आने के बाद, नीलम, जरा मेरे पास आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर और रंगीन साड़ियाँ हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। और सुनो, वो जो लड़का उस दिन घर आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर। उसे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन अचानक क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? आप ये कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं? और अमर से क्या काम है? बेटा, मेरे बेटे की मौत के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, नौकरी करती हो, पैसे कमाती हो। आज जब उस शादी में मैंने दूसरे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विधवा होने के बाद भी तुम्हें जीने का अधिकार है। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज के बाद तुम रंगीन कपड़े पहनोगी, खुश होकर रहोगी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके कहने पर सफेद कपड़े पहनकर शादी में गई थी। वही तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि विधवा होने के बाद एक लड़की को सिर्फ सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो, तो फिर अपनी जिंदगी में सारी खुशियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। नाचने वाली से शादी। दिनेश एक बार अपने दोस्त अमर की शादी में उसके गांव गया। दिनेश और उसके दोस्त शादी में जमकर मजे कर रहे थे। अमर की शादी में एक नाचने वाली लड़की भी आई थी, जिसका नाम था अमृता। उसका नाच देखकर वो लड़की दिनेश को बहुत पसंद आ जाती है। जब वो लड़की शादी में डांस करके वहां से जाने लगती है, तो दिनेश उसके पास जाता है। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। जी शुक्रिया, डांस की बात तो सही है, लेकिन आप मुझे पसंद करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। इसमें समझना कैसा? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ,
आपको पता नहीं क्या, मैं नाचने वाली हूँ और हम जैसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। बहुत लड़के आते हैं तुम्हारी तरह बातें बनाने वाले, शादी के प्रपोजल्स लेकर लेकिन शादी कोई नहीं करता। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को साथ में लेकर आना। मैं तुम्हें यहीं इसी गांव में मिलूंगी, ये मेरा पता है। शादी होने के बाद दिनेश अपने घर लौट आता है। अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं अमृता नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, लेकिन ये अमृता है कौन? किसकी बेटी है? कैसा घर बार है, कुछ बताओ भी। बस सीधे आकर शादी की बात कर रहे हो। वो क्या है ना, वो लड़की एक नाचने वाली लड़की है। मेरे दोस्त अमर की शादी में मैंने उसे नाचते हुए देखा था। क्या? नाचने वाली लड़की? नहीं नहीं नहीं, नाचने वाली लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। लेकिन माँ, मैंने उससे वादा किया है, मैं उसी से शादी करूंगा। वादा करने से पहले अपने माँ बाप से पूछना जरूरी नहीं समझा? किसी भी नाचने वाली को ऐसे शादी का वादा करके चले आए? लेकिन पापा, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए, क्या पता आपको भी वो पसंद आ जाए। दिनेश के माँ और पापा दिनेश और अमृता की शादी के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन दिनेश के मम्मी पापा अपने गांव से बाहर कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक गाड़ी वाला दिनेश के पापा के स्कूटर को टक्कर मारकर चला जाता है। दिनेश के मम्मी और पापा दोनों सड़क पर घायल होकर गिर जाते हैं। तभी वहां अमृता आती है। अरे अंकल आंटी, आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अमृता दिनेश की मम्मी और पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उनका ख्याल रखती है। जब दिनेश हॉस्पिटल पहुंचता है, अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्या ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं? वहाँ सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। क्या ये वही लड़की है बेटा जो तुम्हें पसंद थी? हाँ माँ, यही तो है अमृता, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हमारी सोच गलत थी। ये लड़की तो बहुत अच्छी है और हम तुम्हारी इससे शादी करवाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद दिनेश और अमृता की शादी हो जाती है। अमृता एक नाचने वाली थी और इसलिए वो किसी भी तरह की आवाज पर नाचना शुरू करती थी। एक दिन जब वो किचन में खाना बनाते वक्त झूम झूम कर नाच रही थी। अरे बहू, तुम यहाँ किचन में खड़ी होकर डांस क्यों कर रही हो? यहाँ कौन सा गाना बज रहा है? मम्मी जी, वो कुकर की सीटी का म्यूजिक है ना, बस उसी पर डांस कर रही थी। आप भी सुनिए ना, कितना अच्छा म्यूजिक है। अरे अब कुकर की सीटी पर कौन डांस करता है? अजीब नाचने वाली बहू मिली है। माना दिल की अच्छी है, लेकिन कुकर की सीटी पर भी नाचती है। भगवान भला करे। कुछ दिनों बाद दिनेश के पड़ोस वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और सारा दिन मजदूरों के हथौड़े चलाने की आवाज आती रहती। उस आवाज की वजह से अमृता घर का सारा काम छोड़कर डांस करती रहती। ये देखकर दिनेश के पापा कहते हैं, बेटा, तुम नाचने वाली बहू तो ले आए, लेकिन ये तो हथौड़ों की आवाज पर भी डांस करती है। और बेटा अपने घर का काम बिल्कुल छोड़ दिया है। सारा दिन बस मजदूरों के औजारों की आवाज पर डांस करती रहती है। कल मैंने एक गिलास पानी मांगा था तो मुझसे कहती है, पापा बाद में देती हूँ, अभी तो डांस कर रही हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो। माँ पापा, आपकी बात सही है। अमृता के ऊपर तो डांस करने का नशा कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। लगता है इसके पुराने काम का भूत इसके सिर में फिर से घुस गया है। अरे लेकिन बेटा, हम क्या करें? अब ये पूरा दिन इसी तरह नाचती रहेगी तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? एक दिन दिनेश और उसका परिवार जंगल में पिकनिक मनाने जाने का प्लान करता है। दिनेश, उसकी पत्नी अमृता और माँ बाप चारों मिलकर जंगल में पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जंगल के लोग उन्हें घेर लेते हैं। अरे क्या मुसीबत है ये? कौन है ये लोग? ये तो हमें जिंदा जलाकर खा जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा? सही कहती हो माँ, ये तो जंगली लोग हैं, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अरे डरने से बेहतर होगा कि हम अपने आप को बचाने का कोई उपाय सोचें। तुम्हारा क्या है, तुम तो नाचने लग जाओगी।
तुम्हारा दिमाग भी काम करता है और तुम्हारे तो पैर भी काम करते हैं। अरे माँ, ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला, ये जंगल के लोग हमें पका कर खा जाएंगे। वो जंगली लोग दिनेश और उसके परिवार के हाथ पैर बांधकर उन्हें मारने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो आग जलाकर जोर शोर से नाचते हैं। उन्हें नाचता देखकर अमृता के अंदर की नर्तकी भी बाहर आ जाती है और वो पेड़ से बंधे बंधे ही जोर जोर से अपने पैरों से ठुमके लगाने लगती है। तभी एक जंगली बोल पड़ता है, लड़की, तुम यहाँ पेड़ से बंधे बंधे क्यों नाच रही हो? क्योंकि मुझे तुम जंगलियों से ज्यादा अच्छा डांस करना आता है। अरे जाओ जाओ, हम जितनी तेज डांस करते हैं उतना तो तुम कर ही नहीं सकती। लगा लो शर्त। अच्छा ठीक है, लगी शर्त। अगर तुमने हमसे ज्यादा अच्छा और तेज डांस किया तो हम तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ देंगे। और अगर तुम हार गई तो हम तुम सबको जिंदा जलाकर खा जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बजाओ तुम्हारा जंगली ढोल, देखते हैं कौन कितना डांस करता है। वो जंगली लोग जोर जोर से ढोल बजाकर नाचना शुरू कर देते हैं। दिनेश और उसका परिवार उनके नाच की स्पीड देखकर दंग रह जाता है। अमृता भी उनके साथ बराबर से नाचने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे अमृता ने अपने डांस की स्पीड को कम कर दिया। क्या हुआ, हवा निकल गई तुम्हारी? बढ़िया है हमसे जीतने वाली। बस 1 मिनट रुक जाओ, तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। अब तक अमृता धीरे धीरे नाच रही थी ताकि वो सारे जंगली थक जाए और अमृता बाद में जोर जोर से डांस करके उन्हें हरा दे। और ऐसा ही हुआ। अमृता ने अब तेज स्पीड से नाचना शुरू कर दिया। सारे जंगली अब तक थक चुके थे। देखा, अब पता चला कौन ज्यादा अच्छा और तेज नाच सकता है। हाँ हाँ, तुम ही हमसे ज्यादा अच्छा और तेज डांस करती हो। हमने मान लिया, बहुत थक गए, बस भी करो। अरे अभी कहाँ से बस करो, तुम कहो तो मैं दिन रात लगातार नाच सकती हूँ। हम तुम्हारे आगे हार मानते हैं, तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ। देखा माँ, आज नाचने वाली बहू ने हम सबकी जान बचा ली।